जय हिंद दोस्तों। आए दिन हम एक चीज हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि सरकार ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च कर दिया। किसी दिन सुनते हैं कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो स्कीम के बारे में तो पढ़ लेते हैं, बट ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, ये चीजें हमें क्लियर नहीं हो पाती अच्छे से। सो आइए इस फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल यूनिट है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। आइए इस चीज को समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बेसिक चीज बताइए आप कि एक फैमिली मेंबर होती है, ठीक है, एक फैमिली होती है। उस फैमिली में मान लीजिए 3 मेंबर्स हैं, और मैं जनरली एक पैट्रियर्क फैमिली की बात कर रहा हूं, जहां पे हस्बैंड क्या है, ब्रेड विनर है, बाहर में जॉब करते हैं, घर में पैसा कमा कर लाते हैं। घर में वाइफ है जो बच्चे का ख्याल रखती है, घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज का ध्यान रखती है, और बच्चे होते हैं जो एक माँ बाप को बहुत एक एक एंजॉयमेंट वाला माहौल देते हैं, घर में खुशहाली बना के रखते हैं। सो क्या लग रहा है आपको, इस घर में एक बैलेंस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सबका रोल अलग अलग असाइन है। हस्बैंड का रोल है पैसा कमाना, वाइफ का रोल है घर में सबका ख्याल रखना, और बच्चों का रोल है सबको, माँ बाप को एक चिलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि एक पैट्रियर्क फैमिली में फैमिली ऐसी भी हो सकती है जहां पे घर में कमाने वाली उनकी वाइफ हो, उसके हस्बैंड घर में रहते हो, कुकिंग स्किल्स जानते हो, बच्चे का ख्याल रखते हो, और बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए तो गिफ्ट होते ही हैं। ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि ऐसा सोचते हैं कि हस्बैंड घर में रह नहीं सकते और वाइफ बाहर में काम नहीं कर सकती। ये एक पैट्रियर्कल माइंडसेट की बात है, और इस माइंडसेट को जितना जल्द चेंज किया जाए उतनी अच्छी चीज होगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक चीज आपसे कहा कि रोल अलग अलग स्पेसिफाइड होना चाहिए, जेंडर बेस्ड रोल नहीं, रोल अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि एक समय में हस्बैंड और वाइफ दोनों किचन में चले गए और दोनों को एक समय में 2 आइटम खाने का मन कर गया, प्रॉब्लम हो जाएगा। हस्बैंड बोलेंगे मुझे चिकन खाना है, वाइफ बोलेंगी मुझे पनीर खाना है, घर में है एक ही गैस, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्या हो गया, एक सब्जेक्ट को लेके 2 लोगों के बीच में टेंशन हो गई। कहते हैं कि रोल को डिवाइड होना बहुत जरूरत है। उसी तरह हमारा देश एक फैमिली है, और उस फैमिली के अंदर अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैमिली मेंबर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एक फैमिली मेंबर हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो एक फैमिली मेंबर हो गया। अब इन फैमिली मेंबर्स के बीच में भी रोल को डिवाइड करना जरूरत है। अगर डिवाइड नहीं होगा तो लोगों के बीच में टेंशन होगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहेंगे, कहेंगे कि भाई हेल्थ को लेके मैं लॉ बनाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हेल्थ को लेके मैं लॉ बनाऊंगा, टेंशन होगा। उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में प्रॉब्लम्स आएगी। इसी एक कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए हमारे संविधान में 7 शेड्यूल का प्रोविजन रखा गया। 7 शेड्यूल क्या करता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ लिस्ट बनाया है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं, 90 के अप्रॉक्स कुछ आइटम्स हैं, और वो आइटम्स में कहा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी, आपको इसमें जो भी आइटम्स दिया है इस पे आपको जो लॉ बनाना है, जैसे पैसा खर्चा करना है आप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपसे एक सवाल नहीं पूछने जाएगा। उसी तरह स्टेट लिस्ट में कुछ आइटम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स देता है कि आपको जैसा लॉ बनाना है लॉ बनाइए, यूनियन गवर्नमेंट आपसे कोई सवाल नहीं पूछने जाएगा। और फाइनली कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट भैया, दोनों बैठिए साथ में लॉ बनाते हैं, साथ में डिसाइड करते हैं क्या चीजें कैसे मैनेज होगी। क्या है रोल एलोकेशन, किसी भी देश को या किसी भी फैमिली को परफेक्टली फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स है ये 7 शेड्यूल पे बेस्ड है। अब एक्चुअली ये आप बेसिक समझ गए कि किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए 2 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है
क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम? अब समझ लीजिए एक चीज, मान लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंस, जो कि यूनियन लिस्ट में एक आइटम है, ठीक है, सो डिफेंस रिलेटेड उन्हें कुछ मिसाइल्स या कोई स्पेस क्राफ्ट खरीदना है या कोई फाइटर जेट खरीदना है किसी कंट्री से, सो पैसा लगेगा उसके लिए। सो उस सेक्ट कोई स्कीम लॉन्च करेंगे कि वी वांट टू परचेज दिस एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिस कंट्री, तो उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। सो पैसा कौन देगा? 100% पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट से कहेगा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट भाई मुझे कुछ पैसा सपोर्ट करोगे क्या, मुझे फाइटर जेट खरीदना है, नहीं बोल सकते सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारा जो पैसा है जो यूनियन लिस्ट में है, सारा पैसा किसको लगाना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना होगा। और पैसा लगाना तो ठीक है, अब पैसा से आपने जेट खरीद लिया, अब उस जेट को कहां डिप्लॉय कीजिएगा, किस बॉर्डर पे डिप्लॉय कीजिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय कीजिएगा कि एलओसी में डिप्लॉय कीजिएगा, कहां कीजिएगा? ये जो इंप्लीमेंटेशन का भी जो जिम्मेदारी है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 100% इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप द सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। दोस्तों एक चीज देखिए, वर्ड है स्पॉन्सर। जनरली देखते होंगे आप कि जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है, बट उसके स्पॉन्सर होते हैं ना प्राइवेट स्पॉन्सर, जैसे ड्रीम 11 स्पॉन्सर हो गए। तो पैसा कौन लगा रहा है? स्पॉन्सर पैसा लगाते हैं, उनको बहुत सारी फायदे मिलती है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? आईसीसी कर रहा है ना, बीसीसीआई कर रहा है ना। तो उसी तरह नाम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब सेंटर पैसा तो लगाएगी, पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज द एसेंस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है? फंडिंग शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगा, ड्रीम 11 भी पैसा देगा, ठीक है, और साथ में बीसीसीआई भी पैसा देगा, आईसीसी भी पैसा देगा किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसका शेड्यूल कौन बनाएगा? आईसीसी बनाएगा या बीसीसीआई बनाएगा? ड्रीम 11 मैच का शेड्यूल नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी मैच का शेड्यूल नहीं बनाएगी। सो यही चीज क्या है? यही है कि फंडिंग जो होगा, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो फंडिंग होगा वो शेयर होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी, और इंप्लीमेंटेशन जो जिम्मेदारी होगी वो 100% स्टेट गवर्नमेंट की होगी। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को दोस्तों 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए, कोर ऑफ द कोर स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम। नाम देखिए क्या लग रहा है? कोर ऑफ द कोर स्कीम। ये क्या लग रहा है? कोर स्कीम, और ये ऑप्शनल। मतलब ये लग रहा है ना कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्कीम है। एक तो कोर है और डबल कोर है, कोर ऑफ द कोर है, बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोर स्कीम इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑप्शनल है, मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो आप समझिए इसके अंदर क्या है कि ये जो ऑर्डर है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा तो देगा, बट उसका कंट्रीब्यूशन धीरे 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 घटता जाएगा। समझिए, कोर ऑफ द कोर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट है, पैसा देगा आपको, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा, बट जैसे कोर स्कीम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उस स्कीम के लिए कम हो जाएगा, और फर्दर ऑप्शनल स्कीम में और कम हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, कोर ऑफ द कोर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, 75% स्कीम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी 25% केवल, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं मनरेगा, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए कोई भी स्कीम्स बनाया जाएगा। ये सब कहां आएगा? कोर ऑफ द कोर स्कीम। अब बात यह है कि ऐसे स्कीम में क्या है, सेंटर का फंडिंग ज्यादा है ना। क्यों ज्यादा है दोस्तों? क्योंकि ऐसे स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई साहब सेंटर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पूरा फंडिंग कर सकूं।
सो आपको सपोर्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है भाई साहब, 75% पैसा हम देंगे, 25% पैसा आप दीजिए, ठीक है। कोर स्कीम रिलेटिवली कम सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। कैसे? जनरल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां पे इकोनॉमिक जनरेट करने के स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जनरेट करने का कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, कि वहां एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्टेट के लिए सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 75 से 60% हो गया। स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 40%। अब इसमें सेकंड कैटेगरी आती है स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स क्या है दोस्तों? हमारे 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट के, प्लस सिक्किम, और 2 स्टेट है हमारे नॉर्थ में हिमालयस के पास। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये स्टेट्स कैसे हैं? ये स्टेट्स हिली स्टेट्स हैं। ये स्टेट डिजास्टर प्रोन है। ये स्टेट कैसे हैं? यहाँ पे इकोनॉमिक जनरेशन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट के बिना स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम्स इंप्लीमेंट अच्छे से कर नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास ना ही एग्रीकल्चर करने का फर्टाइल लैंड है, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड है, हिली टेरेंस है, फर्टाइल इंडस्ट्री बैठाने के लिए चांसेस नहीं है, फ्लडिंग आते रहते हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पैसा ज्यादा देना होगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सेंटर देगा 90%, स्टेट केवल 10% देंगे। अब बात आ जाती है यूनियन टेरिटरी भी तो कैटेगरी है। सो यूनियन टेरिटरी में भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक होती है जिसका अपना लेजिस्लेचर है, और एक होता है जिसका लेजिस्लेचर नहीं है। तो जिसका लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसमें क्या होगा? जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया, इसका लेजिस्लेचर है, तो उसमें सेंटर 90% देगा, यूनियन टेरिटरी 10% देगा। बट जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पूरा पैसा कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगा। क्लियर हो गया? फाइनली आ जाती है ऑप्शनल स्कीम दोस्तों। ऑप्शनल स्कीम क्या है? कि रिलेटिवली जो है सेंटर का सपोर्ट और थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे? जनरल स्टेट के लिए देखिए, यहां 75 था, यहां 60 हो गया, यहां इक्वल शेयरिंग हो गया। मतलब अगर ऑप्शनल स्कीम को मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है तो 50% पैसा कौन देगा? कौन देगा? 50% पैसा मोदी जी देंगे, 50% पैसा एमपी गवर्नमेंट देगा, ठीक है। वहीं पे स्पेशल सेक्टर जो स्पेशल स्टेट्स थे, यहां कितना था? 90-10, यहां हो गया 80-20। यूटी विदाउट लेजिस्लेचर सेम रहेगा 100%, बट विथ लेजिस्लेचर सेंटर देगा 80%, यूटी देगा 20%। सो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में सब में सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और मेजर सपोर्ट कर रहा है। मिनिमम कितना घटा? 50%। ऐसा कोई स्कीम आपको नहीं मिलेगा जहां पे स्टेट गवर्नमेंट 60% दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट 40% दे रही है। ऐसा कोई स्कीम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सब में मिनिमम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल है, बट ऐसा कोई स्कीम नहीं है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कम है। क्यों? अब बात आ जाती है क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फैमिली का डिवीजन है, वो ऐसा है कि क्वासी फेडरल है, नॉट लाइक ट्रू फेडरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रू फेडरेशन है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर डिसाइड किए कि हम यूनाइटेड बनेंगे। बट हमारा देश कैसा है कि पहला बड़ा देश है, पहला इंडियन यूनियन है, उसके अंदर आते हैं स्टेट्स। सो इसे हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी टिल्ट। मतलब गार्जियन तो यूनियन गवर्नमेंट ही होंगे। सो गार्जियनशिप केवल पावर में नहीं, फंडिंग में भी झलकना चाहिए, जो कि झलक रहा है। मतलब इंप्लीमेंटेशन टॉपिक क्या है? ये सब है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, बट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होना भी है, और इंप्लीमेंटेशन किसको करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। बट फंडिंग कौन ज्यादा दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। I hope the detailed classification of these schemes is clear to you. आज के बाद आप कभी भी सुनिएगा कोर ऑफ द कोर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को कहिए और शेयर करने को कहिए कि उनको भी ये बेनिफिट हो
और ये चीजें समझ पाए। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।